ब्रिटिशर्स। चलो आज हम पहली बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स, प्रेम्बल, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले सीधी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाई ब्रिटिशर्स की जाने के बाद है। तो मतलब जाने के बाद है, बट देन तो अपन इनडायरेक्टली कह ही सकते हैं कि वो आए, फिर उन्होंने उनके नियम चलाए, फिर कुछ अपन ने उनसे लिया, कुछ दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन देखे और कुछ खुद के बनाए, तो ऐसे करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608। 1608 में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ट्रेडर्स की फॉर्म में। तो ब्रिटिशर्स केम एज अ ट्रेडर्स विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन इन 1600। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया कि आप इंडिया में जाके ट्रेड करो। ठीक है, आप इंडिया में जाके ट्रेड करो। ओके, तो वो चार्टर था। In 1765, the company, which till then had purely trading functions, obtained the Diwani rights over revenue and civil justice. तो 1765, 1600 के बाद 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स, दीवानी का ट्रेडिंग फंक्शन है, दीवानी ऑब्टेन कर ली उन्होंने, जिसके अंदर क्या था, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ठीक है, तो दीवानी उन्होंने ऑब्टेन कर ली। दीवानी ऑब्टेन करने में उन्होंने कैसे ऑब्टेन की, मुगल एम्परर शाह आलम से। ग्रांटेड दीवानी टू दी कंपनी आफ्टर इट्स विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स जीत गए। कब हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। उसमें शाह आलम जी हार गए थे अपने मुगल एम्परर। ठीक है, तो मुगलों से उन्होंने दीवानी का राइट्स ले लिया। ठीक है, तो उनमें इनके आपके सारे राइट्स, आपके जो ये ट्रेडिंग राइट्स है, रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के, उनके हाथ में चले गए। कहाँ कहाँ के, ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बिहार एंड उड़ीसा। तो यहाँ के आपके दीवानी राइट्स इनको मिल गए। ठीक है, दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज अ टेरिटोरियल पावर, और यहाँ से उन्होंने टेरिटोरियल पावर की शुरुआत हो गई थी। इन 1858 इन द वेक ऑफ सिपोई म्यूटिनी, 1858 में सिपोई म्यूटिनी, द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. This rule continued until India was granted independence on 15 अगस्त 1947। ठीक है, 1858 की म्यूटिनी के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी गवर्नेंस ऑफ इंडिया की। ठीक है, फॉर द गवर्नेंस इन द इंडिया और गवर्नेंस ऑफ इंडिया, और उसके बाद ये रूल इनके 15 अगस्त 47 तक चले। विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर, और जैसे ही आज़ाद हुआ भारत तो अपन को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड लगी। हैंस अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म फ्रॉम फॉर द पर्पज इन 1946। तो उसके लिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। एंड ऑन जनवरी 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। ठीक है, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। 15 अगस्त 1947, 1947 देश आज़ाद हुआ। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिली, और जनवरी 26, 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो 46 में अपन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उन्होंने पूरा काम किया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट डिजाइन किए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान
पूरा बनाया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स ने घोषित कर दिया, देश आज़ाद हो गया, इंडिया भारत अपना। ठीक है, उसके बाद जनवरी 26 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, हाउएवर वेरियस फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन द ब्रिटिश रूल। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो वेरियस कुछ फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के, उनकी रूट्स ब्रिटिश रूल ही है। ठीक है, there were certain events in British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of the government and administration in British India। तो क्या है, कुछ इवेंट्स हुए थे ब्रिटिश रूल में, ठीक है, दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ, जो लीगल फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये ब्रिटिश रूल में उन्होंने ही एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए और उसकी जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है और एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बनाए थे। These events have greatly influenced our constitution and polity। वो ही इवेंट्स को हमने मद्देनज़र रखते हुए अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन का मेक किया था, और उससे मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी 1946 में, जो भी मेंबर्स थे उन्होंने उनको मद्देनज़र भी रखा। दे आर एक्सपेंड, और यही चीज़ अपन को यहाँ क्रोनोलॉजिकल में मैडम में पढ़ेंगे। ठीक है, दो मेजर हेडिंग है, जैसे कंपनी रूल था, और 1858 की सिपोई म्यूटिनी के बाद अपन बात करेंगे क्राउन रूल ने इंडिया में गवर्नेंस अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, तो कंपनी रूल चला था अपने, कंपनी रूल अपने चला था 1773 से 1858, 1773 से 1858, और क्राउन रूल चला था, क्राउन रूल चला था 1858 से 1947। ठीक है, 1773 से 1858। ठीक है, 1773 क्योंकि इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर 1773 से अपना रूल्स एंड रेगुलेशन आए। अंग्रेज 1600 में थे, ठीक है, 1608 के आसपास। ठीक है, फिर 1773 में इन्होंने अपना कुछ नियम बनाए, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह। ठीक है, कंपनी रूल, प्रॉपर रूल, क्योंकि दीवानी राइट्स मिल गए थे। इसके बाद 1773 से 1858 तक क्राउन कंपनी रूल ने काम किया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स जो वहाँ पे बैठे थे, राजा महाराजा, ठीक है, क्राउन, उनको लगा कि अब हमें जाना पड़ेगा, अब हमें अधिकार लेना पड़ेगा। उन्होंने गेम खेला, और उसके बाद 1858 से 1947 तक ये क्या बोलते हैं अपने क्राउन रूल आया। ठीक है, 1773, अब कंपनी रूल की बात कर रहे हैं, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या बात हुई, दिस एक्ट वॉज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस एज इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही है, बट इंडिया में रूल कौन कर रही है, कंपनी। तो कंपनी की जो रेगुलेशन को है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया कि भाई इंडिया के अंदर तुम ऐसे ऐसे काम करोगे, ये होगा, इंडिया को ऐसे कंट्रोल करोगे, इंडिया के जो सिविल और रेवेन्यू राइट्स है वो कंट्रोल किए जाएंगे वगैरह। ठीक है, तो इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसमें क्या है, पॉलिटिकल फंक्शन भी रिकग्नाइज्ड है, और एडमिनिस्ट्रेटिव, कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी इसमें बताए हैं। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और यहीं से इंडिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी।
ठीक है। तो इसके तीन इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 थ्री पॉइंट, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टेकन by British government to control and regulate the affairs of East India Company in India, recognized for the first time द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया है ऑफ द कंपनी का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड थर्ड पॉइंट है लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल की पावर। सेकंड पॉइंट है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ द कंपनी। और थर्ड पॉइंट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर। फीचर क्या है इस एक्ट के? तो इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, ठीक है। इट डेजिनेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। एक एग्जीक्यूटिव गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज, और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो था लॉर्ड वेरन हास्टिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। उसके नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर है? 4 मेंबर है, ठीक है, 4 मेंबर्स। देन उसके और फर्स्ट गवर्नर जनरल का क्या नाम है? लॉर्ड वारन हास्टिंग्स, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले 3 गवर्नर थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। तो बंगाल वाले को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? लॉर्ड वारन हास्टिंग। और जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इनको क्या है? सबऑर्डिनेट बना दिया। इनको क्या कर दिया? सबऑर्डिनेट टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद क्या है? अर्लियर व्हेन दीज 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट। पहले ये 3 प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थी और अब इन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और गवर्नर ऑफ बंगाल मद्रास एंड बॉम्बे को सबऑर्डिनेट बना दिया, वो उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट बोले तो कि सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर नहीं, छोटा मोटा उसको सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया, ठीक है। 1774 में, याद रखना, 1774 में जो भी कलकत्ता में जो भी कोर्ट बना सुप्रीम कोर्ट नाम दे दिया गया उसे। 1774 में बना, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो वहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस बैठते थे। एक चीफ जस्टिस को बिठा दिया और 3 जजेस बिठा दिए। 3 जज बैठ गए, एक तो चीफ जस्टिस और 3 जज। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी 4 मेंबर है, जो किसके अंडर है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और गवर्नर जनरल बना उसके और उसी को रिपोर्ट करते हैं गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना दिया 1774 में, एक चीफ जस्टिस और 3 जज बिठा दिए। It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives. अब मैं एक बात बताता हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसका आने का ही मकसद क्या था? मेन यही था कि कंपनी को रेगुलेट करो, कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करो। क्या हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी आ तो 1600 में ही गई थी ना, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया है, मतलब 150 साल से ऊपर, कम से कम भी
170 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही राज किया है, उन्होंने ही पैसा खाया है, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब वो कितना देते थे, क्या देते थे ब्रिटेन में, या खुद खा जाते थे, तो वो मतलब करप्शन वगैरह बहुत सारी थी। तो ये चीज़ रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोहिबिटेड कर दिया, जो कंपनी के सर्वेंट्स है वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, प्लस कुछ भी प्रेजेंट और ब्राइब्स नहीं लेंगे यहाँ के नेटिव से। समझ आया। रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोहिबिटेड कर दिया सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू टेक एनी ब्राइब, टू टेक एनी प्रेजेंट्स, और टू टेक पार्ट इन प्राइवेट ट्रेड। वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट क्या है? इट स्ट्रेंथन दी It strengthened the control of British government over the company by requiring the court of directors। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठा दिए गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी है कंपनी, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। कुल मिला के ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल जमाया बाई रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इंग्लैंड में ही बैठे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको सिविल अफेयर्स, रेवेन्यू अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी, ठीक है। अब आ गया 1773 में अपने रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद अमेंडिंग एक्ट आया 1781 में, ठीक है। कितने साल बाद? कम से कम भी 9 साल बाद 1781 में अमेंडिंग एक्ट आया, ठीक है। मतलब कुछ तो अमेंड हुआ होगा, समथिंग समथिंग। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसमें क्या किया? इन अ बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। In a bid to rectify the defects of the Regulating Act of 1773, कुछ 1773 पहला ही रेगुलेटिंग एक्ट था, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गलतियाँ खामियां रह गई होगी, तो उसको थोड़ा रेक्टिफाई किया है इसमें। तो इसको बोलते हैं एक्ट, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी नाम दे दिया गया, ठीक है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अमेंडिंग एक्ट कह दो 1781 का, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अमेंडिंग ए से, ठीक है। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अमेंडमेंट या सेटलमेंट, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है? इट एग्जम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स कैरिड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। Similarly, it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official actions। अब क्या हुआ कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल था, एक तो गवर्नर जनरल, ठीक है, मान लो उसको थोड़ा फ्रीडम नहीं लगी, ठीक है, कि यार मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, तो उस पावर तो उसकी थी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि भाई मेरे को तो पावर चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसको थोड़ा, उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो भी वो एक्ट जो भी वो काम करता है, मतलब एक्ट्स कैरिड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी वो एक्ट करेंगे वो मान्य होगा, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं, कुछ नहीं होगी, ठीक है। वो बोल दिया तो उन्होंने फाइनल है, ठीक है, महेश भगवान है। उसके बाद जो कंपनी के ऑफिशियल्स है वो उनको भी एग्जेम्प्टेड कर दिया फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस, ठीक है, ये उनको एग्जेम्प्टेड कर दिया। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या है? एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड यानी हटाया, रेवेन्यू मैटर्स को एक्सक्लूड कर दिया, एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिडिक्शन में जो भी एरिया आता है, ठीक है,
वहाँ से जो रेवेन्यू मैटर्स है वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। तो उसके लिए कोई अलग सरकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट ही जो कलकत्ता के इनहेबिटेंट्स है वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन में आते हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड दैट द सुप्रीम कोर्ट was to have a jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer the personal laws of defendants. और कोर्ट ही क्या करेगा? एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स। हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ। और यहाँ पे ही इन्होंने कम्युनल की बात की। ठीक है। रिलीजन पे आ गए। ठीक है। कास्ट वगैरह पे। तो यहाँ पे थोड़ा सेपरेटिस्ट वाला जो इन्होंने अपना दिखाया कि एक तो जो कलकत्ता की इनहिबिटेंट्स है वो इनकी सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन में आ जाएंगे, और फिर जो यहाँ के हैं पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। ठीक है। टू एडमिनिस्टर आल्सो रिक्वायर द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स। हिंदू लॉ की तरह ट्राइड होंगे और मुस्लिम मोहम्मदन लॉ की तरह ट्राइड होंगे। तो कब? 1781 में इन्होंने जो अमेंडिंग एक्ट और सेटलमेंट एक्ट है उसमें हिंदू मुस्लिम कर दिया था। इनको लगा होगा, जरूरत है। It laid down that the appeals from the provincial courts could be taken to Governor General in Council and not to the Supreme Court. It laid down that appeals from the provincial courts की अपील है could be taken to Governor General in Council and not to Supreme Court. एक और करेक्शन कराया, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स है उसकी अपील आप गवर्नर जनरल से करोगे, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कलकत्ता के लिए थे। जो प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो अपील है वो तो गवर्नर जनरल ही देखेगा। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, वो ही प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करेगी। फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट तो कलकत्ता के लिए ही है। ठीक है। 1773। ठीक है। फिर अमेंडिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडिंग एक्ट 1781 जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला गया। फिर आया आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या बोला गया? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें क्या किया गया? इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। और यहाँ पे आपको कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शन थे उसको अलग कर दिया गया और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया गया। बिजनेस ट्रेड वगैरह को अलग कर दिया गया और जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है उसको अलग कर दिया गया। पॉलिटिकल फंक्शन को कैसे क्या है? इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। और कमर्शियल अफेयर्स, बिजनेस वगैरह ट्रेड है, उसको कौन मैनेज करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब थे? 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है। जो इंग्लैंड में बैठे थे और कंपनी का पूरा हिसाब ले रहे थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। ठीक है। 1784 में। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। कमर्शियल अफेयर्स तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखेंगे, बट क्रिएटेड एक बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। दस इट एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बन गई, डबल सिस्टम। ठीक है।
तो डबल सिस्टम बन गया आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले थे, वो कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे, यहाँ से कमर्शियल अफेयर्स, कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स, सी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे, और एक किसके लिए, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशंस इन द इंडिया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, आपके जो भी सिविल आपके जो सिविल गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, सिविल इशूज़ है, सिविल अफेयर्स है, मिलिट्री गवर्नमेंट अफेयर्स है, या रेवेन्यूज़ जो भी है ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, उसको देखेगी। ठीक है, तो कमर्शियल को तो देख रहा है आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल सिविल मिलिट्री वगैरह इनको देख रहा है। ठीक है, रेवेन्यूज़ को भी कि आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब कंट्रोल कलेक्ट करना बस इनडायरेक्टली। Thus, the act was significant for two reasons. First, the company territories in India were for the first time called the British possessions. ये एक्ट थोड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट थोड़ा सिग्निफिकेंट ऐसे है कि जो इंडिया का जो टेरिटरी है, कंपनी की टेरिटरी है इंडिया की, उसको ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया बोला गया है। क्या बोला गया, ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स, और कंपनी अफेयर्स पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल दे दिया ओवर कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो पिट्स इंडिया एक्ट में आपके अलग कर दिया ना आपके भाई, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया। कमर्शियल अफेयर्स को देखेगा बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ वो बना दिया, क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा आपके सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री गवर्नमेंट अफेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोला गया जो क्या बोलते हैं आपके कम टेरिटरी है, जो कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में, उसको ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया बोल दिया गया। ठीक है, अब आपके आगे 1773, 1781, इसमें आपके अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। 1784 में आपके आया पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आपके आया एक्ट ऑफ 1786। 1786 में आपके 2 साल बाद ही एक्ट ऑफ 1786 बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बने अपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, 1786 में 1773, 1781, 1783, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, और 1786 एक्ट ऑफ 17, ठीक है। तो 1786 में आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस was appointed to governor general of Bengal. He placed two demand to accept the post, और उसको मतलब बड़े शहंशाह थे, डिमांड रख दी, अगर मेरे को बना रहे हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो ये 2 काम करो। अरे भाई सुपर, ठीक है, पावरफुल मैन मेक्स प्लेस पावरफुल, ठीक है। ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। काउंसिल जो बोलेगी वो गवर्नर जनरल करेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, 4 मेंबर थे। अब क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोल दे कि ये करना है तो वो फिर करना है, 4 जनों का मत है। यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बोल दिया कि ये करना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलेगा नहीं भाई ऐसे होगा, डिसीजन मेरा है, तुम बताओ मुझे कि करना है, ये चीज़ें हैं, करना है नहीं करना है वो मेरी मर्जी है।
he should be given power to override the decision of his council in special cases, special cases में, ठीक है। he would also be the commander in chief, कमांडर इन चीफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए 2 शर्तें रखी। he should be given power to override the decisions of his council in special cases, override the decisions of executive council in special cases and decisions, and he will be कमांडर इन चीफ। ओके, 1786 में ये 2 ही बातें हुई। फिर आया आपके चार्टर एक्ट 1793 में, कितने साल बाद? 1786 से 1793, 5 3 8 साल बाद आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज, इट एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ओवर राइडिंग पावर मिली थी वो पूरी काउंसिल में सबको मिल गई, टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ द प्रेजिडेंसीज, ठीक है। तो वो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर थी, वो उसकी काउंसिल को तक एक्सटेंड हो गई। जो भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स आएगा उनको भी रहेगी, और गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी, गवर्नर ऑफ द मद्रास, गवर्नर ऑफ द बॉम्बे, उनको भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को मोर पावर मिल गई, कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स एंड सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। तो गवर्नर जनरल गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द, गवर्नर जनरल कुल मिला के पावरफुल हो गया, ठीक है। और बॉम्बे और मद्रास की सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी पे भी उसका अधिकार ज़्यादा हो गया। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ अनदर 20 ईयर्स। और यहाँ से अब तक ट्रेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, अब इन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि आप चलो 20 साल तक और आप ट्रेड करो, ठीक है। ठीक है, चार्टर दिया था, चार्टर किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांटेड दी चार्टर। तो उन्होंने अब ऐसा कर दिया, ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स एक्सटेंड कर दी कि 20 साल बाद, मतलब 1793 में आपके चार्टर एक्ट आया और 20 साल तक 1803 और 1813, 1813 तक 1813 तक आप ट्रेड करो, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया। फिर इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। जब तक कमांडर इन चीफ अपॉइंटमेंट नहीं होता है वो वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। यहाँ कुल मिला के ये बात समझाई गई है कि क्या है, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, ठीक है। तो जो कमांडर इन चीफ है, यहाँ पे सिविल और मिलिट्री को अलग कर दिया गया है, सिविल डिपार्टमेंट और मिलिट्री को यहाँ पे अलग रखा गया है, ठीक है। पॉलिटिकल के लिए सिविल को और आर्मी मिलिट्री का अपने कंट्रोल के लिए। तो कमांडर इन चीफ एक तो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए, अगर
स्पेसिफिकली उसको अगर अपॉइंटमेंट किया गया तो अलग चीज़ है, अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड, बट ये अलग ही होगा, कमांडर इन चीफ एक अलग से होगा, ठीक है। देन पांचवा पॉइंट क्या है, इट लेट डाउन देयर द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करती थी, कंपनी पे करती थी, ठीक है, खुद खुद से सैलरी। अब क्या है, जो इंडियन रेवेन्यू कलेक्ट होगा ना, उसी से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उस स्टाफ की सैलरी वहीं से उनको पेड होगी। तो मतलब कुल मिला के ये हो गया कि रेवेन्यू ज़्यादा तो सैलरी ज़्यादा, तो ज़्यादा लूट मारी, इंडियंस को ज़्यादा परेशान किया जाएगा, ठीक है। तो चार्टर एक्ट में 5 पॉइंट है। चार्टर एक्ट में एक तो क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो पावर थी, जो ओवरराइडिंग पावर थी, वो सबको दे दी, गवर्नर जनरल्स और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी को दे दी। इसके बाद तो गवर्नर जनरल को थोड़ी और पावर दी, और जो प्रेसिडेंसी है, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास, वहाँ पे भी उसका कंट्रोल दे दिया। इसके बाद कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दी। किसमें, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दिया। फिर जो कमांडर इन चीफ है वो अलग होना चाहिए भाई आपके, ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए, अनलेस वो अगर अपॉइंट करे तो, ठीक है। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो उनके स्टाफ है इंडिया में, उसकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से ही पे होगी। ये चार्टर एक्ट 1793 में आपके रखा गया। उसके बाद क्या है, चार्टर एक्ट 1813। अब अपन ने बात की थी कि भाई 20 साल तक कंपनी करेगी ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया था। तो अब अपन बात करेंगे कि 1713 में आपकी एक्सटेंशन कर दी 20 साल, तो 20 साल बाद बात करेंगे। तो 20 साल कब आते हैं, 1813। तो 1813 क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या बोला गया, इट अबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को अबोलिश कर दिया, ठीक है। 1793 में एक्सटेंड किया गया था, क्या किया गया था, एक्सटेंड, ठीक है। और 1830 में आपके अबोलिश कर दी ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। तो इंडियन ट्रेड को आपके ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए ओपन कर दिया। हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। सिर्फ कंपनी के पास क्या अधिकार रह गए, आपके टी ट्रेड, चाय का ट्रेड और ट्रेड विथ चाइना, चाइना के साथ सिर्फ आप ही वो एक्सक्लूसिव राइट्स रह गए कि टी का जो ट्रेड है वो कंपनी करेगी और चाइना के साथ जो भी ट्रेड है वो कंपनी करेगी, बाकी जो भी ट्रेड है वो अबोलिश कर दिए। इट asserted द sovereignty ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है, asserted दी